हिंदी कहानी तोता और मैना के संवाद भाग 2 की कथा हम आज आप सभी को सुनाने वाले हैं। जब तोता और मैना का विवाह हो गया, फिर भी मैना ने तोते से दूरी बढ़ाना शुरू किया। तब तोता ने मैना से पूछा कि प्रिय, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम दोनों पति और पत्नी हैं। तब मैना बोली, मैंने मर्द की आंखों में बहुत बेवफाई देखी है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो तुम्हें मैं एक बेवफा पति की कहानी सुनाती हूँ, जिसने अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही छल किया और बाद में उसकी जान भी ले ली। तोता सोचने लगा, मदन मंजरी कहती है तो उसकी कहानी हमको सुन ही लेनी चाहिए। वो बोला, प्रिय ठीक है, तुम किस्सा सुनाओ और मैं सुनता हूँ। मदन मंजरी ने किस्सा सुनाना आरंभ कर दिया। बोली कि रतन नगरी में एक बहुत नामी सेठ रहता था। उसके घर पर एक पुत्र पैदा हुआ। लड़का जब 2 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया। बचपन से ही उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता गया, उसकी संगत बिगड़ती गई। चढ़ती जवानी के साथ उसने जुआ खेलना और वेश्यावृत्ति जैसे दुर्गुण करना सीख लिया। कुछ दिनों बाद उसका पिता जो है वो मर गया। पिता के मरने के बाद सेठ का पुत्र जो है स्वतंत्र हो गया और धन बर्बाद करने के लिए उसको आज़ादी मिल गई। उसके इन दुष्कर्मों से शीघ्र ही उसके हाथ से सारा धन जो है वो चला गया, और ऐसा समय आ गया जब वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गया। पूरी तरह से कंगाल होने के बाद उसने रत्नानगरी को छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। दुख की इस घड़ी में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अंत में उसने छल से काम करने की मन में ठान ली और घूमते घूमते चंदन नगर में जा पहुंचा। वहाँ भी एक बहुत बड़ा सेठ साहूकार रहता था। उसके पास भी बहुत धन और दौलत थी। जब उसने उस सेठ के सामने अपने पिता का हवाला दिया तो सेठ जो है वो उसके पिता को अच्छी तरीके से जानता था। तो सेठ ने उस पुत्र को बहुत सम्मान दिया, बहुत स्वागत किया और हालचाल पूछा। तब उसने झूठी कहानी जो है वो गढ़ना शुरू कर दिया। उसने सेठ को बताया, मैं अपना माल जहाज में लेकर के लक्षद्वीप को गया था। वहाँ मैंने माल बेचा और बहुत सा धन कमाया। वहाँ से जहाज को लाद कर मैं अपने देश को रवाना हुआ तो ऐसा तूफान आया कि जहाज जो है वो समुद्र में डूब गया। जहाज के सारे कर्मचारी डूबकर मारे गए। मेरा ही जीवन बचा है। मुझे समुद्री तूफानी लहरों में फंसे एक पेड़ का सहारा मिल गया। पेड़ पर शरण पाने से कई दिनों के बाद इस नगर के तट पर आकर लगा हूँ। मैं पूरी तरह से लुटा हुआ हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, किसकी शरण में जाऊँ। आपका बड़ा नाम सुन करके बड़ी आशा के साथ मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी कहानी सुनकर कहा, तुम सही स्थान पर पहुँच गए हो युवक। तुम्हारे पिता का मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है। वे बहुत बड़े दानी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। तुम ऐसे धर्मात्मा पिता की संतान हो जिसका यश जो है वो चारों ओर फैला हुआ है। तुम जब तक भी इच्छा हो मेरे यहाँ रह सकते हो। धन की जितनी भी आवश्यकता तुम्हें है निसंकोच मांग सकते हो। खूब दिल खोल कर पैसा खर्चा करो। नए जहाज बनवाओ, व्यापार का सामान खरीदो। जब चाहो तब अपनी नगरी में पहुंचकर हमारा धन जो है वो वापस कर देना।
सेठ जी का ऐसा आश्वासन पाकर सेठ पुत्र जो है बहुत खुश हो गया और वहीं ठहर गया। वहां उसकी अच्छी आवभगत होने लगी, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और सेठ के भी एक बहुत सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुयोग्य। सेठ मन में सोचने लगा, ये तो घर बैठे ही बहुत बड़े महान सेठ का कुमारा पुत्र आ गया है और इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। तो सेठ के मन में लालच आ गया, सोचने लगा कि मेरी बेटी जो है वो विवाह के योग्य है और इससे उत्तम वर हमको कहाँ मिलेगा। पत्नी से बात की, सेठ पुत्र से भी पूछा। सेठ के पुत्र को तो हाँ भरने में देर नहीं लगी, उसको भला क्या आपत्ति होती। उसने प्रस्ताव को तुरंत जो है वो स्वीकार कर लिया। पुरोहित बुलवाया गया, लगन निकलवाई गई और शुभ विवाह के मुहूर्त में विवाह जो है संपन्न हो गया। कन्यादान करके सेठ ने बहुत सा धन जो है वो दहेज के रूप में उस सेठ पुत्र को दिया और इस प्रकार विधि विधान पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हो गया। कुछ दिन और वहाँ रहकर सेठ पुत्र के मन में अपने घर जाने की इच्छा हुई और उसने सेठ जी से आज्ञा मांगी। सेठ ने यह जानकर बहुत सा धन दिया और एक डोली मंगाकर दासी सहित अपनी पुत्री को सेठ पुत्र के साथ विदा कर दिया। रास्ते में एक बियाबान जंगल पड़ता था। कपटी सेठ पुत्र को अपनी पत्नी से कोई सरोकार नहीं था, उसे तो दहेज में मिला हुआ धन चाहिए था। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बियाबान जंगल में चारों ओर डाकुओं का भय बना रहता है, तुम सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें अपने कमर में बांधकर सुरक्षित रख लूं और कहारों को भी लौटा दो। हम साधारण वेशभूषा में ही जंगल से गुजरेंगे, चोर लुटेरे हमें देखेंगे भी तो यही समझेंगे कि हम बहुत गरीब मुसाफिर हैं। पत्नी ने अपनी पति की इच्छा को स्वीकार करने में अक्लमंदी समझी, सभी कहारों को वापस भेज दिया। उसने अपने सभी गहने उतार कर अपने पति को दे दिए, जिन्हें उसने अपनी कमर में कसकर बांध लिया। सब कुछ जो है वो सेठ पुत्र की इच्छा के अनुसार चल रहा था, लेकिन दासी अभी भी उसके साथ थी। उससे भी सेठ पुत्र जो है अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने छल करके दासी को मारकर एक जंगल में फेंक दिया और अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए भी वो उसे मारने के लिए उसकी ओर झपटा। तो अपने प्राण बचाने के लिए पास में एक कुआं था, पत्नी कुएं में कूद गई। सेठ पुत्र सोचने लगा, चलो अब तो ये मर ही जाएगी, मेरा तो पीछा छूट गया और मैं अब अपनी राह चलूं। कुएं में गिरकर जब उसकी पत्नी को होश आया तो कराहने लगी। संयोग बस उस ओर से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने जब उसकी कराहने की आवाज़ सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकालने में सहायता की और कुएं से बाहर निकाल करके मुसाफिर पूछने लगा, बेटी तुम यहाँ कैसे आई थी और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। लड़की सोचने लगी, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा था वही हुआ और अब अपने पति की बेवफाई को बताकर मैं क्यों अपने माता पिता को दुखी करूं। तो उसने पत्नी धर्म निभाते हुए बात को छुपा लिया और मुसाफिर को बताया, मैं चंदन नगर के सबसे बड़े सेठ की पुत्री हूं और मैं अपने पति के साथ विदा होकर यहाँ से गुजर रही थी। जंगल में लुटेरों ने हमारे ऊपर धावा बोल दिया।
दासी को भी मार दिया, सारे गहने और जेवरात लूट लिए। मैं उनसे जान बचाने के लिए भागी और इस कुएं में गिर पड़ी हूँ। उन्होंने धन के साथ मेरे पति को भी अपने अधिकार में ले लिया है। वे उन्हें जाने कहाँ ले गए होंगे, किस हाल में रख रहे होंगे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुसाफिर सारी घटना को सुनकर दंग रह गया और वो सेठ साहब की बेटी को लेकर के चंदन नगर पहुंचा और सेठ साहब के हवाले उनकी बेटी को कर दिया। सेठ साहब ने घटना सुनकर के उस मुसाफिर को उचित इनाम देकर के भेज दिया। फिर पुत्री से सारा कारण पूछा तो पुत्री ने जो मुसाफिर को बताया था वही कहानी फिर से अपने माँ और बाप के सामने दोहरा दी। बेटी के माँ बाप जो हैं अपनी पुत्री को धैर्य बंधाने लगे और कहने लगे कि बेटी तुम चिंता मत करो, मेरा दामाद जहाँ कहीं भी होगा हम उसको खोज लेंगे। परंतु सेठ साहब की बेटी जब भी अकेली होती तो अपने पति की बेवफाई पर अपने आंसू बहाती रहती थी। तो दोस्तों, तोता मैना संवाद कहानी भाग 2 को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और आगे का भाग जो है वो हम भाग 3 कल सुनाएंगे। सुनते रहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में भेजें। धन्यवाद।